चौथा पूछ रहा है वेरियस अथॉरिटी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड एक्सप्लेन देयर पावर एंड फंक्शन। तो मैंने आप लोगों को जो शॉर्ट नोट्स भेजा था मेरे 2 मार्क्स वाले, उसमें मैंने जिक्र किया था, ठीक है, आप लोगों को याद हो तो कितने अथॉरिटी बनाए गए हैं ये इस एक्ट में, आपसे ये पूछा जा रहा है सबसे पहला, ठीक है। तो आप अगर मेरा वाला देखोगे क्वेश्चन पेपर, मतलब ये आंसर वाला, तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर देखो आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31, उसमें मैंने बताए थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर 7 अथॉरिटी बनाया गया है, ठीक है। कितने अथॉरिटी बनाए गए हैं? 7 अथॉरिटी। कौन कौन से अथॉरिटी हैं इसके अंदर काम करने वाले? वर्क कमिटी है, दूसरा है कंसिलिएशन ऑफिसर, तीसरा है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, चौथा है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, पांचवा है लेबर कोर्ट, छठा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और सातवां है नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये जो 7 अथॉरिटी है वो इनके अंदर काम करता है, किसके अंदर? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। अब इनके फंक्शन क्या क्या होंगे? तो भाई कहीं पे डिस्प्यूट होगा तो वो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो ट्रिब्यूनल या कोई भी अथॉरिटी बनाया जाता है वो सिर्फ बैठ के पगार पाने के लिए थोड़ी बनाया जाता है, राइट। उसके कुछ पावर होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई उसके पावर और फंक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो मैं पावर और फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, आप समझ लो, ठीक है। देखो, सबसे पहले अथॉरिटी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि भाई इसके अंदर अथॉरिटी कौन सा होगा? पहला वर्क कमिटी होगा। अब ये वर्क कमिटी क्या क्या करता है? वर्क कमिटी डिफाइन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 3 में वर्क कमिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसमें क्या बताया है? which says that each industrial establishment should have a work committee and the work committee will have equal representation from both employer and employee. It is to try to settle the dispute in the first instance through the process of mediation. In the initial stage of dispute, the works committee also time to time comment upon the matter in dispute. ये हो गया इसका फंक्शन। क्या करेगा ये तो सबसे पहले करेगा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इक्वली बोलने का मौका देगा। इसके बाद दूसरी बात है, ये जो है वर्क कमिटी उनके डिस्प्यूट को सबसे पहले मीडिएशन में भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो उनका जो है डिस्प्यूट, उसके ऊपर टाइम टू टाइम जब भी उनको लगेगा कि अभी यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए तो उनके मैटर में वो कमेंट करते रहेंगे। तो ये वर्क कमिटी हो गया, ठीक है। दूसरा अथॉरिटी कौन सा है इस एक्ट के अंदर? तो दूसरा है कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करता है? सेक्शन 4 में कंसिलिएशन ऑफिसर के बारे में बताया गया है। ये बताता है, सेक्शन 4 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट talks about the provision of conciliation officer. It states that appropriate government, that is central government, state government or any other local authority who is appointed by government will appoint such number of persons to be the conciliation officer as it thinks fit, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो जिनको पावर है वो अपॉइंट करेंगे किसको? कंसिलिएशन ऑफिसर को, जैसे भी उनको फिट लगेगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब इनका काम क्या रहेगा? फंक्शन क्या होगा? तो कंसिलिएशन ऑफिसर हैज ड्यूटी टू मीडिएट एंड प्रोमोट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये जो कंसिलिएशन ऑफिसर होते हैं उनका ड्यूटी है कि वो जो डिस्प्यूट है उनको मीडिएट करे। मीडिएट मतलब दोनों के सहमति से ख़त्म करे, तो मीडिएशन होता है। तो मीडिएट करे और सेटलमेंट को प्रोमोट करे कि भाई सेटलमेंट कर लो, उनको जो है प्रोत्साहन दे। द कंसिलिएशन ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड आइदर परमानेंटली और फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। कंसिलिएशन ऑफिसर को जो है परमानेंटली भी अपॉइंट किया जाता है और कभी कभी कुछ समय निर्धारित किया जाता है कि आप इतने दिनों तक वर्क करोगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या था? बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। ये तीसरी अथॉरिटी है जो कि इस एक्ट के अंदर काम करती है।
अब इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ठीक है, जो कि बोलता है कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। अब उनका काम क्या होगा, द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन हैज ड्यूटी टू और कॉन्स्टिट्यूट इन ऑर्डर टू प्रोमोट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो अगर आपको फंक्शंस नहीं पता हो किसी भी अथॉरिटी का, तो आप हमेशा याद रखना कि वो जो है क्या करेंगे, मीडिएट करेंगे डिस्प्यूट को, ठीक है, डिस्प्यूट को क्या करेंगे, मीडिएट करेंगे और प्रोमोट करेंगे, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर द सेटलमेंट। ये याद रखना, कोई भी अथॉरिटी है तो उनका काम तो यही होगा ना भाई कि दोनों के डिस्प्यूट को ख़त्म करो और जो भी सेटलमेंट हो रहा है उसको एकदम हार्मनीफुल पीसफुली ख़त्म करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो यही तो मेन फंक्शंस होता है किसी भी अथॉरिटी का। तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन भी यही करता है, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए प्रमोट करता है, ठीक है। इसके बाद अगला है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में कितने मेंबर होते हैं, तो द बोर्ड अपॉइंटेड कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 2 or 4 अदर मेंबर, ठीक है। ये जो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होता है वो 3 मेंबर का होगा, एक चेयरमैन होगा, 2 अदर होगा, या 5 मेंबर का होगा जिसमें एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको पूरा ये जितने अथॉरिटी को है उसको डिफाइन करोगे तो आपका 3 पेज में ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको इतने डीप में नहीं जाना है, ठीक है। अगला अथॉरिटी था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में बताया गया है, जो कि बोलता है talks about the constitution of the court of inquiry in order to conduct inquiry upon the matter in dispute, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच, उसको इंक्वायरी करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी रन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक्स फिट, ठीक है। कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से वो किसी भी इंडिपेंडेंट पर्सन को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट कर सकता है। वेयर द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 or more पर्सन देन एनी वन ऑफ देम शैल बी अपॉइंटेड टू बी चेयरमैन, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक लोगों को बनाया गया है तो उसमें एक चेयरमैन होगा और बाकी अदर मेंबर होंगे, ठीक है। अगला है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट को सेक्शन 7 में बताया गया है, ये भी एक अथॉरिटी होता है इस एक्ट का। और लेबर कोर्ट के बारे में सेक्शन 7 बोलता है टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेबर कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इट कैन क्रिएट 1 or more लेबर कोर्ट एज इट थिंक्स फिट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 2। इट कंसिस्ट ऑफ one person to be appointed by the appropriate government. The qualification of the presiding officer of the court shall be if he is or has been a judge of high court, b he has for a period of not less than 3 years being a district judge or additional district judge। ये बोल रहा है अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये कोई बोल रहा है पहला कि अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो वो हो सकता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसको 3 साल कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज बना रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा बोल रहा है अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है तो वो 7 साल तक जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, तब उसको बनाया जा सकता है। अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लेबर कोर्ट का तो उसको जो है कम से कम 5 साल प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पोस्ट पर रहा हो तो उसको जज बनाया जा सकता है। तो ये है क्वालिफिकेशंस। अगला है आपका जो है लास्ट नहीं, इसके बाद भी ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, तो सब एक ही बात है, ट्रिब्यूनल ही में आता है। एक स्टेट के ऊपर आता है और एक सेंटर लेवल पे आता है, तो ट्रिब्यूनल का मतलब तो सेम ही हो गया ना। तो लास्ट अथॉरिटी होता है यहाँ पे ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल क्या करता है, तो सेक्शन 7A में डिफाइन किया गया है ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि बोलता है कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 1 or more ट्रिब्यूनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है किसी डिस्प्यूट को
एडजुडिकेट करने के लिए, ठीक है। ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ट्रिब्यूनल में जो होता है एक ही मेंबर होता है जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल एज फॉलो, जो भी जज होगा ट्रिब्यूनल का वो कौन होगा, तो सबसे पहला या तो वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है तो कम से कम 3 साल तक का होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कमिश्नर है किसी स्टेट लेवल में तो उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी डिपार्टमेंट में कंसिलिएशन ऑफिसर के पोस्ट पर रहा हो तो वो कम से कम 3 साल तक रहा हो, ठीक है, तो भी उसको बनाया जा सकता है। तो बस यही था अपना इसमें, ठीक है, ट्रिब्यूनल के बारे में और अथॉरिटी के बारे में। इसके बाद अगला सवाल है 5वां, डिफाइन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सारे सवाल हैं इसमें शॉर्ट नोट भी कवर कर दिया गया है, क्योंकि रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट ये सब पूछा ही जाएगा 100%, ठीक है, और उसको इसने लॉन्ग आंसर में डाल दिया है, तो आपको एक पंथ द्विकाज हो जाएगा, मतलब शॉर्ट भी आ जाएगा और लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका 5वां, क्या था 5वां सवाल, पेज स्क्रॉल हो जाता है यार, हाँ 5वां सवाल है डेफिनेशन ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, द डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, ठीक है। 5वां सवाल ये है आपका, तो इसको हम आगे डील करने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करने बोल रहा है ले ऑफ को, फिर रिट्रेंचमेंट को, इसके बाद आपको बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले ले ऑफ क्या होता है, मैंने आप लोगों को जो ये भेजा था ना 2 मार्क्स वाला, उसमें देखो ले ऑफ का मैंने कितने मस्त आंसर बताए हैं, वो समझने जैसा है एकदम। मैं बता देता हूँ कहाँ पे मैंने डिफाइन किया उसको, ले ऑफ को। ले ऑफ मैंने डिफाइन किया है आपको, किधर गया पेज नंबर, एक सेकेंड, हाँ देखो सवाल नंबर 36 है, 36 मेरे जो इम्पोर्टेंट 40 है उसमें डिफाइन किया गया है 36 नंबर पे, व्हाट इज मीन्ड बाय ले ऑफ। तो ले ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ले ऑफ मीन्स द फेलियर और a refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power, raw material, or the accumulation of the stock or the breakdown of machinery for any reason connected to give employment to a workman whose name is borne on the muster roll of his industrial establishment। ये बोल रहा है ले ऑफ कब होता है, ले ऑफ क्या होता है। तो जब मान के चलो मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरे कंपनी में 50 लोग काम करते हैं। अब मेरे कंपनी में जो था शॉर्ट सर्किट से पूरा आग वाग लग गया, ठीक है, तो अब महीने भर बंद रहेगा या 2 महीने, अब जब तक रिपेयर नहीं होगा, रिनोवेट नहीं होगा तब तक बंद रहेगा। तो मैं उतने दिन तो कंपनी ये स्टाफ को पगार नहीं दे सकता ना, तो मैं उनको ले ऑफ दे दूंगा, ठीक है, कि टेम्पररी पीरियड के लिए। लेकिन आपको ले ऑफ कंपनसेशन देना होता है, उसको ले ऑफ कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी जो है अपने मर्जी से नहीं, किसी ऐसे रीजन से जो कंपनी को रीजनेबल लगे, जैसे मान के चलो उनके पास कोई मटेरियल नहीं है, शॉर्टेज है मटेरियल का, जैसे मैं मान के चलो मैं बनाता हूँ आपका फर्नीचर, ठीक है, लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब वो जो प्लाई तख्ते वगैरह आते हैं ना वो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा कोई फर्नीचर। तो जब तक नहीं है तब तक मैं स्टाफ को क्या करूं, तो उनको मैं ले ऑफ दे देता हूं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ले ऑफ। ले ऑफ जो है एम्प्लॉयर देता है, और उनके पास किसी रॉ मटेरियल की कमी हो या पावर शॉर्टेज हो या मशीन खराब हो गया हो, ठीक है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है, तो उस स्टाफ का जो है उसको ले ऑफ दे दिया जाता है और उनको जो है कॉम्पनसेशन भी मिलता है। अब वो कंपनी जब से शुरू होगा, ठीक है, तो वो उन्हीं स्टाफ को बुलाएंगे जिनको उन्होंने ले ऑफ दिया था, ये भी रूल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ले ऑफ।
अभी दूसरा क्या पूछ रहा था इसमें, दूसरा पूछ रहा था आपको इसके अंदर, किधर गया भाई, दूसरा पूछ रहा था, एक सेकंड, दूसरा पूछ रहा था इसमें कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट का भी मैंने आप लोगों को बताया है। आपके क्वेश्चन पेपर देखो, मैंने जो भेजा है ना इम्पोर्टेंट 40, उसमें आप देखिए जाके सवाल नंबर क्या है, मुझे भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा ना ढूंढने, आप लोगों को इसमें 25 में है रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो देखो क्या बताया है, रिट्रेंचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर नॉट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस बट फॉर इकोनॉमिक रीजन। द एक्ट डिफाइंस रिट्रेंचमेंट as the termination by the employer of the services of workman for any reason other than disciplinary action, but does not include voluntary retirement of workman or due to ill health of workman। ठीक है, ये जो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है मेरे हिसाब से छटनी बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत सारा स्टाफ है। ठीक है, और मेरे पास अभी फिलहाल काम मंदा चल रहा है। ठीक है, तो मैं उस स्टाफ को जो मुझे अभी नहीं चाहिए उसको मैं रिट्रेंच कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। ठीक है, कि भाई अभी मेरे कंपनी में मतलब 10,000 वर्कर हैं और अभी काम धंधा नहीं चल रहा है, तो मैं कहाँ से इनको एम्प्लॉयमेंट में रखूँ। ठीक है, तो मैं उनको निकाल देता हूँ। लेकिन रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन भी देना होता है, याद रखना। किसी भी स्टाफ को आप कभी भी निकालते हो तो कॉम्पनसेशन उसका अधिकार होता है और आपको एक नोटिस देना होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, कि भाई मैं रिट्रेंच कर रहा हूँ और उसमें जितने भी बंदे के नाम होंगे उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें यह नहीं होगा कि कोई बंदा अपने मन से छोड़ रहा है तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई बंदा बीमार है जिस कारण से छोड़ दिया तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये टेम्पररी टर्मिनेशन होता है कि भाई मेरे कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा स्टाफ हो गया है, मेरे पास इतने इकोनॉमिक नहीं है, मतलब पैसा नहीं है कि मैं इतने सारे एम्प्लॉयर को रखूं। ठीक है, जब ऐसा लगेगा कि मेरा अब कंपनी आ गया है लाइन में, मतलब रेगुलर बेस पे, तो फिर मैं आपको अपॉइंट कर लूँगा। तो इसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आपसे ये भी पूछा गया है। तो डिफरेंस में देखो क्या होता है। सबसे पहला तो पर्पज के आधार पर डिफरेंस बताता हूँ। ले ऑफ इज टाइपिकली इनिशिएटेड एज अ टेम्पररी मीजर इन रिस्पॉन्स टू शॉर्ट टर्म चैलेंजेस फेस्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, जैसे मान के चलो क्या बोलते हैं, पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक आ गया था, बंदे काम नहीं कर सकते या मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, तो टेम्पररी पीरियड के लिए जब आप बंद करते हो अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपने काम को, कोई ज्वाइन कर रहा था सॉरी, हाँ, तो उसको ले ऑफ बोला जाता है। राइट, अब रिट्रेंचमेंट क्या होता है, तो रिट्रेंचमेंट ऑन द अदर हैंड इज अ परमानेंट एक्शन, ये परमानेंट होता है, सॉरी, हाँ, परमानेंट एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर टू रिस्ट्रिक्चर द वर्कफोर्स फॉर लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी गेन्स। It aims to permanent reduce the number of employee to aligned with operational need। बोला ना मैंने, मतलब कोई कंपनी है जिसमें बहुत सारा स्टाफ था, अभी उनको लगता है कि धंधा कम हो गया, अब इतने स्टाफ को रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो छटनी कर देता है। ठीक है, तो छटनी के आधार पर कुछ मतलब स्टाफ को निकाल देता है। ठीक है, तो वो परमानेंट निकालता है, तो उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। अगला डिफरेंस है नेचर के आधार पर। तो ले ऑफ जो होता है वो टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है नेचर में। ठीक है, जबकि रिट्रेंचमेंट जो होता है वो परमानेंट टर्मिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट से, ये याद रखना। ले ऑफ जो है टेम्पररी सस्पेंशन है एम्प्लॉयमेंट से, उसको बाद में फिर बुला लिया जा सकता है। रिट्रेंचमेंट जो है वो परमानेंट टर्मिनेशन है किसी को अपने एम्प्लॉयमेंट से निकालने का। ठीक है, दूसरा इसी में नेचर में, ड्यूरिंग ले ऑफ एम्प्लॉइज रिमेन कनेक्टेड टू द एम्प्लॉयर एंड देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ री एम्प्लॉयमेंट व्हेन कंडीशन इम्प्रूव। ठीक है,
तो ले ऑफ में जो होता है, जिस स्टाफ को निकाला जाता है उसके ऊपर उसके पास उम्मीद रहता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होता है कि अभी सेठ के पास मशीन खराब था इसीलिए निकाल दिया, ठीक है, ले ऑफ दे दिया, या अभी रॉ मटेरियल नहीं था इसीलिए निकाल दिया। अब रॉ मटेरियल आएगा तो मुझे रख लेगा, ठीक है, या मशीन ठीक हो जाएगा तो फिर बुला लेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ले ऑफ में रहता है, ठीक है। लेकिन रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप सीज एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रीहायरिंग द अफेक्टेड एम्प्लॉई, ठीक है। रिट्रेंचमेंट में जो होता है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप होता है दोनों में, वो सीज हो जाता है और यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि भाई मुझे वो फिर से रीहायर करे, नहीं, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉई, ले ऑफ में क्या इम्पैक्ट होता है, रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, देखो, एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस अ ले ऑफ फेस टेम्पररी डिस्ट्रप्शन इन वर्क एंड इनकम, ठीक है। एम्प्लॉई के ऊपर इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो टेम्पररी जो है उसके काम रुक जाते हैं और उनका इनकम भी जो है रुक जाता है, टेम्पररी, ठीक है। लेकिन रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, उसका परमानेंट जॉब चला जाता है, ठीक है, और फ्यूचर में कोई भी उम्मीद नहीं रहता है कि उसको मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन ले ऑफ में जो है एम्प्लॉय को ये उम्मीद रहता है कि उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका एम्प्लॉयर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो ले ऑफ में देखो एम्प्लॉयर को क्या इफेक्ट होता है, ले ऑफ, एम्प्लॉयर यूज ले ऑफ एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर ड्यूरिंग टेम्पररी इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है। एम्प्लॉयर को जो है ना, उसका मशीन बंद हो गया या कुछ बंद हो जाता है तो वो स्टाफ को पूरा सैलरी नहीं दे पाएगा, राइट। तो इसीलिए वो ले ऑफ दे देता है कि भाई थोड़ा बहुत कंपनसेशन ही लगेगा ना, लेकिन मेरा पैसा तो बच जाएगा, अभी मशीन बंद है तो मेरा वैसे भी इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, राइट। तो उसमें ये मेजर अपनाया जाता है। इट अलाउज देम टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट टेम्पररीली व्हाइल रिटेनिंग द ऑप्शन टू रिहायर व्हेन द सिचुएशन इंप्रूव, ठीक है। जबकि रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, रिट्रेंचमेंट इज टाइपिकली implemented for long-term efficiency gains. Employer permanently reduce the workforce to align with operational need and reduce overhead cost, ठीक है। तो ये होता है रिट्रेंचमेंट में। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसके अंदर, तो ले ऑफ में सर अपने कोई जॉब एक्सपीरियंस पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? हेलो, हाँ सर बोलिए ना। सर ले ऑफ में आपने बोला था ना कि जॉब एक्सपीरियंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कॉल आ गया था बीच में। हाँ तो बताया ना मैंने ऊपर, ले ऑफ में क्या होता है, ले ऑफ में टेम्पररी डिस्ट्रप्शन होता है, उसको निकाल दिया जाता है ना टेम्पररी, तो उसको कंपनसेशन मिलता है हालांकि, तो वो टेम्पररी डिस्ट्रप्शन होता है और उसका इनकम जो है वो रुक जाता है, लेकिन उसको ये उम्मीद रहता है कि कंपनी जब चालू होगा तो मुझे रखा जाएगा, ठीक है। और ये नियम है कि अगर आपने ले ऑफ दिया है तो अगर आपका काम फिर से स्टार्ट करते हो, जैसे मशीन बंद हो गया था, आपने ले ऑफ दे दिया, मशीन चालू होगा तो आपको उनको बुलाना पड़ेगा। तो ले ऑफ में जो है बंदे को उम्मीद रहता है कि कंपनी मुझे वापस रखेगी, लेकिन रिट्रेंचमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको रिट्रेंच कर दिया है तो इसका मतलब है कि आपने अपना जॉब परमानेंटली लॉस कर दिया है, खो दिया है, ठीक है। ये एम्प्लॉय के लिए था। अब एम्प्लॉयर पे भी इसका तो इफेक्ट पड़ता है ना, तो एम्प्लॉयर पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ले ऑफ में जो है उनका जो टेम्पररी डाउनटर्न होता है इकोनॉमिक का, वो होता है ले ऑफ में। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि भाई मेरे पास जो कोई बंदा था, ठीक है, जो काम सही से नहीं हो पा रहा था या मेरे पास बहुत ज्यादा बंदा था, तो उन्होंने एफिशिएंसी गेन के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको निकाल दिया, राइट। तो ये रिट्रेंचमेंट में है। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसके लिए, द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ले ऑफ इंश्योर्स दैट एम्प्लॉइज रिसीव रिकॉल राइट। ले ऑफ में जो है ये नियम है कि भाई अगर किसी को आप ले ऑफ देते हो तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो वापस, ठीक है, उसको वापस से बुला सकते हो। जबकि रिट्रेंचमेंट में क्या है, रिट्रेंचमेंट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर लीगल रेगुलेशन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इट्स परमानेंट नेचर. Legal requirement may include
नोटिस पीरियड, सेवरेंस पे एंड जस्टिफिएबल रीजन फॉर टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क ये है कि भाई जो भी बंदे को आप निकालोगे, आप उनको नोटिस दोगे कि भाई मैं आपको निकालने वाला हूँ। ठीक है, उनको जो भी वहां तक का जो भी फीस रहेगा, उसका सैलरी रहेगा, आप उसको पे करोगे, और उसको निकालने के आपके पास रीजन जो है वो जस्टिफाइड होने चाहिए। ये आपका लीगल फ्रेमवर्क बोलता है। ठीक है, अब इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के आधार पर क्या मतलब डिफरेंस है। तो ले ऑफ में क्या होता है, ड्यूरिंग अ ले ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप रिमेन इंटैक्ट, एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट टू रिटर्न देयर जॉब व्हेन द ले ऑफ पीरियड एंड्स। ठीक है, इसमें जो है दोनों का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन ही रहता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता। और जो है एम्प्लॉय उम्मीद में रहता है कि जब ले ऑफ खत्म होगा तो मेरा जॉब जो है वापस मुझे मिलेगा। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप सीज, ठीक है, टू एग्जिस्ट, एम्प्लॉयज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द सेम एम्प्लॉयर। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, दोनों का जो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और वर्कमैन का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और एम्प्लॉय को कोई उम्मीद नहीं रहता है कि हमें वो कंपनी जो है या एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है मुझे वापस रखेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया। अभी अगला सवाल है आपका, डिफाइन रिट्रेंचमेंट एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो देखो मैंने आपको अभी बताया रिट्रेंचमेंट के बारे में। रिट्रेंचमेंट का अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो बोला जाता है छटनी करना। ठीक है, छटनी मतलब कि भाई मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, अब मुझे इतने की जरूरत नहीं है, और पहले से भी आपको जो है आप नजर में आ गए रहते हो, तो वो भी एक रीजन बनता है कि भाई इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट होता है वो, और उसके लिए आपको लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है, लीगल प्रोविजन क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, तो आप लोगों को सुविधा हो जाएगा समझने में। देखो रिट्रेंचमेंट के लिए जो है लीगल प्रोविजन क्या है, वो इस तरीके से है कि भाई कोई भी आप जो है रिट्रेंच करते हो तो आपको जो है रीजन बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जिसको भी रिट्रेंच कर रहे हो ना, आप सबसे पहले उनको नोटिस देते हो। ठीक है, इसके बाद जो है सामने वाले को क्या बोलते हैं, नोटिस के बाद, नोटिस के बाद जो है सामने वाले को आप, किधर गया, हाँ एक सेकंड है, नोटिस देते हैं। इसके बाद आप सामने वाले को कंपनसेशन देंगे। सबसे पहला है, आप जब पढ़ोगे ना तो सेक्शन 25 में बताया है लीगल प्रोविजन के बारे में। ठीक है, कि आप कब कब किसी को रिट्रेंच करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन हो गया ना। तो सबसे पहला है नोटिस टू एम्प्लॉई, द एम्प्लॉयर मस्ट इशू अ रिटर्न नोटिस to the workforce at least 1 month before the retrenchment takes effect. This notice should specify the ground for retrenchment, and the retrenchment should only occur after providing this notice to the employee. ठीक है, एक महीना पहले आपको जिस एम्प्लॉय को आप निकाल रहे हो उसको रिट्रेंचमेंट का नोटिस देना होगा, और आपको ग्राउंड बताना होगा कि आप उसको क्यों रिट्रेंच कर रहे हो, क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, दूसरा लीगल प्रोविजन इसके अंदर है वो है कॉम्पनसेशन का। इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नोटिस टू द एम्प्लॉइज, they are liable to pay compensation for this failure. The compensation should be amount equal to 15 days wages for each completed year of continuous employment or any part thereof exceeding 6 months. ठीक है, अगर उन्होंने नोटिस नहीं दिया आपको, ठीक है, और उन्होंने रिट्रेंच कर दिया तो आपको जो है कॉम्पनसेशन मिलेगा। तीसरा है
notice to appropriate authority. The appropriate government or authority must be notified in the prescribed manner as specified in official gazette. ठीक है, जिस बंदे को वो रिट्रेंच कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते हैं उनको भी नोटिस भेजेगा, ठीक है, कि मैं अपने कंपनी में कुछ स्टाफ का रिट्रेंचमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अगला है adherence to notice regulation. The notice regulation must comply with the provision of rule section 76 of Industrial Dispute Act, ठीक है, which govern that the notice of retrenchment. Failure to comply with these prerequisites render a retrenchment invalid. आपसे पूछा भी जा सकता है कि रिट्रेंचमेंट इनवैलिड कब हो सकता है, तो कब हो सकता है इनवैलिड, हाँ, या इलीगल कब हो सकता है रिट्रेंचमेंट। तो ये पहला रिक्वायरमेंट क्या था कि आप नोटिस दोगे 1 महीना पहले। अगर आपने नोटिस नहीं दिया और उसको निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल रिट्रेंचमेंट हो गया। अगर आपने नहीं दिया नोटिस तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर आप कंपनसेशन नहीं दे रहे हो तो भी ये रिट्रेंचमेंट जो है इलीगल माना जाएगा, राइट। आपको जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट का उसको भी बताना पड़ता है कि मैं रिट्रेंच कर रहा हूँ स्टाफ को। अगर आपने उनको भी नोटिस नहीं दिया तो ये इलीगल माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब था उसका लीगल प्रोविजन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। अगला सवाल करें हम लोग। समझ में आ रहा है ना? ये 15 सवाल हम लोग एग्जाम से 2 दिन पहले भी करेंगे, ठीक है। दिन कोई भी हो आप लोग टाइम निकालना, क्योंकि मुझे ये सवाल जो 15 लगा ना वो इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि इसमें सारा कवर कर दिया है एक ही साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको, और हालांकि ये बहुत बाद में भेजे, मैं इतना प्रिपेयर करते करते तो मेरा माथा खराब हो गया। क्योंकि मेरा क्या सीन है ना, मैं एक ही सब्जेक्ट का तो लेता नहीं हूँ। मेरा 6 सेमेस्टर का चालू है, 4th सेमेस्टर का चालू है, फर्स्ट सेमेस्टर का चालू है, चेक बाउंस का चालू है, क्रिमिनल का चालू है। तो मुझे इधर हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है ना। तो हर सब्जेक्ट का तो मैं वो नहीं हूँ भगवान के हर सब्जेक्ट मेरे माथे में घुस जाए, तो मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। तो इन्होंने थोड़ा लेट भेजा, हालांकि हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये छठा हो गया। अब 7वां सवाल क्या है आपका, व्हाट इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अब यहाँ पे इसमें भी पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बोथ, मतलब दोनों में अंतर बताइए। और फिर अगला सवाल इसी में पूछ रहा है कब कोई स्ट्राइक इलीगल माना जाता है। तो स्ट्राइक कब इलीगल माना जाएगा भाई, जब आप अपने अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी है उसको बताए ही नहीं कि मुझे हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, या आपने अपनी बात नहीं रखी। अपनी बात रखोगे ना आप कंपनी में, राइट। सॉरी मैं पीछे से बता रहा हूँ, मैं शुरू से बताता हूँ। सवाल है 7वां, व्हाट इज स्ट्राइक। तो स्ट्राइक क्या होता है, सबसे पहला देखो, आज ये कवर नहीं होगा ना, तो मैं इसके लिए आप लोगों को कल कौन सा दिन है, मंडे, कल मेरा कोई लेक्चर नहीं है, कल परसों मंगलवार को आप लोगों का ये पूरा करा दूं, चलेगा? मंगलवार को आओगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा था ये 8-9 सवाल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग मंगलवार को आप लोगों को भेज दूंगा लिंक। मंगलवार को रात में रखेंगे या सुबह में? नहीं, रात में सर, रात में 9 से ही रहेगा, क्योंकि मैं ऑफिस से आऊंगा 9 बजे, ठीक है। तो 9 से रहेगा, मैं ऑफिस से 8 बजे आ जाता हूँ, तो मैं फटाफट घर का काम करके चालू कर दूंगा, चलेगा ना? सर और एक है, बोलिए ना। मैंने आपको एक सिचुएशन प्रॉब्लम, हाँ नहीं, मैं वो भी करा दूंगा। देखो मैं आज इन्होंने 15 भेजा ना, तो मैं इसको प्रिप करने लगा, मतलब इसकी तैयारी करने लगा, तो वो नहीं हो पाया। तो मैं अगला एक थर्सडे या फ्राइडे, जिस दिन भी लगेगा, या सैटरडे को ही आपका ये सिचुएशनल कवर करा दूंगा, ठीक है। और कुछ केस लॉ थे उसको भी आपको डिस्कस कर दूंगा उस दिन, ठीक है। एक्चुअली सॉरी टू पुश यू, पर ये हमें एक्चुअली हमारा पर्सनल है, तो इसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आप ये शेयर करते हो आंसर के तक। नहीं तो शेयर आंसर तो बनाना पड़ेगा ना, वो सवाल देख देख के तो तुरंत तो संभव नहीं है ना, आपको थोड़ा पहले भेज देना चाहिए था। 8 सिचुएशन है सर, 8 है ना, तो मैंने देखो ना, सुनो,
मैंने सिचुएशनल का पीडीएफ भेजा है, आप एक बार देखो ना उसमें है क्या कुछ, क्योंकि उसमें बहुत सारा सिचुएशनल है, तो मुझे लगता है एक आध उसमें कवर होगा। फिर मैं आप लोगों को मोकल का पीडीएफ भेजा हूँ, उसमें भी कुछ सिचुएशनल सवाल हैं, उसमें देखो मिल रहा है क्या। मैंने मोकल ओके। का भेजा है ना लिंक, उसमें कम से हाँ कम, मोकल का है। हाँ तो उसमें भी सिचुएशनल सवाल हैं, तो आप मिला के देखो ना उसमें मिल रहा है क्या, तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा तुरंत। ओके सर, और एक क्वेश्चन, ये सिचुएशनल केसेस जो है वो लिखते वक्त हमें कितने मतलब लिखना है, जैसे कि कुछ 2 नहीं मार्क्स कुछ तो नहीं, देंगे। देखो सवाल जो पूछा है ना आपको उतना ही जवाब देना है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा था, मान के चलो आपको सिचुएशन कैसा आएगा मालूम है, लेबर लॉ में आपसे पूछा जाएगा ए नाम की कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं। अब ए के पास जो है मतलब बहुत ज्यादा स्टाफ हो गया है, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक उसका धंधा कम हो गया, ठीक है। तो अब वो चाहता है कि कुछ स्टाफ को निकाल दूं, ठीक है। तो इस निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, अब आपको लिखना है क्या कहा जाएगा उसको, निकालने के प्रोसेस को रिट्रेंचमेंट। अगर कहीं स्टाफ ज्यादा है, अगर उसको निकालना है अब, तो उसको रिट्रेंचमेंट कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे, पूरा कहानी लिखोगे, आप सिर्फ लिखोगे दिस टर्म इज नोन एज रिट्रेंचमेंट। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रिट्रेंचमेंट के लिए कोई लीगल प्रोविजन है क्या, आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा। तो आप क्या लिखोगे लीगल प्रोविजन में, कि रिट्रेंचमेंट के लिए लीगल प्रोविजन ये है कि किसी भी इंप्लॉयर को अगर किसी इंप्लॉय को निकालना है तो 1 महीना पहले वो नोटिस देगा, ठीक है, और नोटिस के बाद उसको वो पूरा ग्राउंड बताना पड़ेगा कि उसको क्यों निकाला जा रहा है, ठीक है, क्यों रिट्रेंच किया जा रहा है। अगर वो रिट्रेंचमेंट जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको, बिना बताए उसको निकाल दिया जाता है, तो वो उसके लिए कंपनसेशन का क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो यही सब आपको लिखना रहेगा। तो आपको पूरा कहानी जैसे 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 पेज में लिखना है, नहीं, जो सवाल पूछा है बस वही बताना है, ठीक है। हाँ उसमें आपको पता है कि मुझे इसमें थोड़ा 2-4 लाइन और आता है तो आप ऐड कर सकती हो, ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन जो पूछा जाए, अगर पूछा है कि राम ने रावण को मारा था, ठीक है, अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि ऊपर के केस में किसने रावण को मारा, तो आप लिखोगे राम ने, सिंपल है, आपका जवाब मिल गया ना। अब आप पूरा कहानी थोड़ी लिखोगे कि राम ने सीता जी के कहने पर वो हिरण को मारा, फिर वो जाके रावण को मारा, ऐसा नहीं लिख, आपसे जो पूछा वो जवाब दो, सिंपल। तो सिचुएशनल में पूरा कहानी नहीं लिखना है। हाँ आपको पता है तो अच्छी बात है भाई, आप लिखो और अच्छा लगेगा, पेज भरा रहेगा तो। तो वन मोर थिंग, अभी आप जस्ट स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हो, हाँ हाँ स्ट्राइक आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसी के रिलेटेड मैंने आपको एक सिचुएशनल प्रॉब्लम डाला है, जस्ट व्हाट्सएप पे अभी है, तो हम लोग वो बात कर सकते हैं, ये भी सिचुएशनल डिस्कस कर सकते हैं। किधर है, एक सेकंड मुझे देखने दो, कहाँ गया आपका। अभी अपना जो क्वेश्चन है दैट इज ये what is the strike and lockout? a group of worker in a factory decide to go on a strike due to dissatisfaction with their working condition. However, they fail to give prior notice to the management as required under the Industrial Relation Code. Will the strike be considered as a legal strike? हाँ नहीं, लीगल नहीं माना जाएगा ना, ये नोटिस तो देना पड़ेगा ना आपको, स्ट्राइक कर रहे हो तो। yes. लीगल प्रोविजन क्या है, देखो अब चाहे वो रिट्रेंचमेंट हो चाहे वो ले ऑफ हो, आपको नोटिस देना पड़ेगा। ले ऑफ में एक बार के लिए नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि ले ऑफ में तो अचानक से होता है ना कुछ, जैसे मशीन बिगड़ गया, मुझे पता था क्या मशीन बिगड़ जाएगा, नहीं ना, तो मैं कैसे नोटिस देता, राइट। तो ले ऑफ के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन रिट्रेंचमेंट में तो आपको पता है ना कि आप किसी को निकालने वाले हो, तो आप नोटिस दो। अगर आपको स्ट्राइक करना है तो आप नोटिस दो कि भाई मैं इतने तारीख से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को पता तो चले ना। आप ऐसे ही स्ट्राइक कर दोगे तो कैसे पता चलेगा, तो आपको नोटिस देना चाहिए, ठीक है, तो ये इलीगल है, ठीक है। अभी ये जो है ना स्ट्राइक और लॉकआउट को पूरा अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ और डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद का जो भी बाकी है वो मैं मंगलवार को रात के 9 बजे का ले लूंगा लेक्चर आप लोगों को, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग, किधर गया,
स्ट्राइक वाला सवाल किधर गया यार, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। हाँ, चलिए। देखो, स्ट्राइक का मैंने आप लोगों को मेरे जो पीडीएफ है उसमें भी मैंने बनाया है स्ट्राइक का, क्या होता है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक देखो, पेज नंबर आपका, मैं सवाल नंबर बता देता हूं डायरेक्ट। स्ट्राइक का है आपका, किधर गया। हाँ देखो, 26 नंबर पे, डिफाइन स्ट्राइक। ए स्ट्राइक इन लेबर लॉ इज अ टेम्पररी, organized and concerted refusal to work by a group of employees to address a grievances of grievances or any dispute। कोई डिस्प्यूट है या कोई उनको परेशानी है, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई काम बंद करेंगे तभी उसका ध्यान आकर्षित होगा, अगर वो उसको काम करके देते रहेंगे ना तो वो ध्यान ही नहीं देगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, काम को रोक देते हैं एक टेम्पररी पीरियड के लिए, और सब मिलके। तो जब ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई अपने ग्रीवियंसेस को लेके, ठीक है, अपने काम को रोक देते हैं करने से, ठीक है, तो उस टेम्पररी रोकने की प्रक्रिया को स्ट्राइक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है अगला आपका लॉकआउट। लॉकआउट का होता है, तो मैंने 27वें नंबर के सवाल में लॉकआउट को डिफाइन किया है, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का है वो बताता है लॉकआउट के बारे में, और ये बोलता है द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द refusal by an employer to continue employ any number of persons employed by him। ये लॉकआउट जो है वो टेम्पररी पीरियड के लिए अपने जो कंपनी है या जो अपना उसका जो बिजनेस है वो सीधा उसी को बंद कर देता है, ठीक है, जिसके कारण जो उसका जो स्टाफ है उसका वर्क जो है वो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड ही हो जाएगा ना, जब मैं अपना कारखाना ही बंद कर दिया तो जो भी स्टाफ है उसका सस्पेंशन हो गया ऑटोमेटिक, राइट। उनके जो नौकरी थे वो अपने आप रिफ्यूज कर दिए गए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉकआउट। तो अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अभी इसमें इनिशिएटर ऑफ द एक्शन, इसके आधार पर दोनों में क्या है। तो ये जो आपका स्ट्राइक है वो कौन इनिशिएट करता है, एम्प्लॉई। कौन इनिशिएट करता है, एम्प्लॉई। जबकि ये जो है आपका लॉकआउट वो कौन इनिशिएट करता है, एम्प्लॉयर। याद रखना ये दो डिफरेंस है, कौन से पे, इनिशिएटर के आधार पर कि एक्शन कौन लेता है। तो स्ट्राइक वाला जो एक्शन है वो वर्कर लेता है, और ये जो लॉकआउट वाला एक्शन है वो कौन लेता है, मालिक लेता है। पर्पज ऑफ एक्शन, दोनों के बीच का जो पर्पज है उसके आधार पर भी जो है डिफरेंस होता है। स्ट्राइक का पर्पज क्या होता है कि भाई उसके जो ग्रीवियंसेस हैं उसको एड्रेस किया जाए, ठीक है, इसीलिए वो स्ट्राइक करते हैं ना, राइट। उसके जो वर्किंग कंडीशन है, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाए, इसीलिए स्ट्राइक किया जाता है। तो ये है पर्पज ऑफ एक्शन स्ट्राइक का। जबकि लॉकआउट का क्या है, लॉकआउट का है strategically employed by employer to gain an upper hand in labor negotiation। The purpose of lockout is a pressure employees into accepting employers term, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो लॉकआउट होता है जब कोई भी स्टाफ या जो भी वर्कमैन है वो कंपनी के इच्छा के हिसाब से काम नहीं करता, ठीक है। तो कंपनी चाहता है कि यार इससे तो ऐसे में काम करा ही नहीं सकते हैं, अगर कंपनी ही बंद कर दे तो आ जाएगा ये लोग सड़क पे, आ जाएगा इन लोगों का दिमाग ठिकाने, ठीक है। तो अपने काम को मनवाने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए वो कंपनी ही कुछ दिनों के लिए बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ये होता है, एक्शन लिया जाता है, पर्पज है ये लॉकआउट का। अगला है ड्यूरेशन और नेचर के आधार पर, दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्यूरेशन और नेचर के आधार पर। तो स्ट्राइक जो है वो टेम्पररी सेसेशन ऑफ वर्क होता है, किसके द्वारा, एम्प्लॉई के द्वारा, ठीक है।
जबकि लॉकआउट जो है ये भी टेम्पररी ही होता है, ठीक है, टेम्पररी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस और सस्पेंशन ऑफ द वर्क। ये हो गया इसका ड्यूरेशन। अब नेचर क्या है इसका, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लॉकआउट एज अ शॉर्ट टर्म मेजर टू डिस्टर्ब एम्प्लॉइज एक्टिविटीज एंड प्रेशर देम टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, ये लॉकआउट के अंदर है। जबकि ये क्या है आपका स्ट्राइक, इसमें क्या है, द इंटेंट इज नॉट परमानेंटली शट डाउन द वर्क प्लेस बट अचीव स्पेसिफिक गोल, ये होता है स्ट्राइक का पर्पज। इसके बाद जो है अगला है सेंट्रिक एक्शन, ये किसके मतलब ऊपर ये एक्शन ज्यादा करके लिया जाता है, किसके सेंट्रिक ये एक्शन होता है। तो सबसे पहला स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक है, ठीक है, और ये जो आपका ये है ना लॉकआउट, वो एम्प्लॉयर सेंट्रिक एक्शन है, ठीक है। तो बस यही है, बाकी कुछ है नहीं। इसके बाद आपका क्या बोल रहा है, इलीगल वाला ना, क्या था इसमें, इलीगल लॉकआउट क्या होता है। तो इलीगल लॉकआउट कब होता है, इलीगल लॉकआउट होता है जब बिना नोटिस के आप किसी भी स्टाफ को बाहर निकाल देते हो या बंद कर देते हो आपका ये ऑफिस, ठीक है। दूसरा, अगर आपका जो डिस्प्यूट है वो पेंडिंग है किसी कंसिलिएशन ऑफिस में, तो भी आप अगर उसको ऑफिस को बंद कर देते हो तो ये इलीगल माना जाएगा। मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 21 में डिफाइन किया है इलीगल लॉकआउट कब कब हो सकता है, ठीक है। तो यह आपका 7वां सवाल डन।